Today we are going to start with the first chapter in physical chemistry, जो है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर को अगर मैं एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट को देखूं तो मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, एनसीईआरटी जो दो पार्ट में क्लास 11 में, एक तो है पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट में, उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी जो पार्ट 2 है उसका एक पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों चैप्टर मिला के मोल कॉन्सेप्ट जो है उसको जो है बनेगा। पूरे कॉन्सेप्ट जब मोल के आएंगे वो इन दोनों चैप्टर में होंगे। ये एनसीईआरटी पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी कह देंगे कि ये हमारा मोल 1 है, दिस इज अवर मोल 1, और ये हमारा मोल 2 है, दिस इज अवर मोल 2। ये दोनों टॉपिक अपने को मिला के पढ़ने हैं और दोनों मिला के ही पढ़ेंगे, भले ही वो सेकंड किताब में एनसीईआरटी में दिया। इन दोनों के कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। अब ये जो मोल टॉपिक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, because this particular chapter is the fundament is going to formulate the fundamental basis of physical chemistry. Physical chemistry का जो पूरा फंडामेंटल का पार्ट है वो यहाँ पे डिपेंड है। अगर ये चैप्टर अपने को अच्छे से क्लियर हो जाता है तो अपने को फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी ही आसान हो जाएगी, चाहे वो 11th की हो या 12th की। दोनों का कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो मोल कॉन्सेप्ट ही है। तो और ये बहुत इजी चैप्टर है। अब इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर अप करेंगे। लिटरली 13 या 14 के आसपास बड़े बड़े सेक्शन में इस चैप्टर को अपन ने डिवाइड कर लिया है। पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ। उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग उस चैप्टर को कवर अप करेंगे और हर टॉपिक को कवर अप करने के बाद ये प्रोवाइडिंग हुए पर्टिकुलर daily practice problem DPPs दूंगा, which you have to do it. We will also provide the explanation, solution for those DPPs. तो हर एक बड़े टॉपिक के बाद तो let us begin कि पहले कौन से टॉपिक we are going to start in this chapter। तो मैं लिख दे रहा हूँ topics which are to be covered। इस चैप्टर में कौन से टॉपिक कवर होंगे हैं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इतना बड़ा चैप्टर है और इतने सारे टॉपिक हैं कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए मैं आपको एक क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक आएंगे और उन टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस हर साल आईआईटी नीट जेईई में आते रहे और उनके एप्लीकेशन पार्ट से जुड़े बहुत आए। तो ये टॉपिक का सारा एप्लीकेशन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट। शुरुआत के फॉर्मूलेज अगर अपने को ध्यान हो गए, ये चैप्टर आप बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो जरा मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में अपन लोग कवर करेंगे। पहला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले टॉपिक हैं, फिर उसके टॉपिक आएंगे, दोनों को मिला के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये वो पार्ट है जो आप ऑलरेडी क्लास 9 में डिटेल में पढ़ के आए हैं। आप बस ओवरव्यू लेंगे क्या है। दूसरा है मेजरमेंट या यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल किसी पर्टिकुलर यूनिट में दिया जाएगा और उसका ऑप्शन जो होंगे, 4 ऑप्शन, वो किसी और यूनिट में होंगे। तो वी शुड नो हाउ यूनिट आर इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट्स। तो ये अपने को करना है। वैसे आप ऑलरेडी फिजिक्स में ये सब करोगे डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर में, पर यहाँ पर लोग केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट तो जितना इंपॉर्टेंट होगा कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा होगा अपने पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपन 6 लॉ करने हैं, 6 के 6 बड़े काम के हैं, 2 ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन आप ऑलरेडी करे हो। बाकी 3 लॉ और करेंगे, 4 लॉ है ना। इसके अलावा फिर अपन लोग आएंगे कि व्हाट इज मोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल। मोल एक्चुअली क्या है ये अपन यहाँ पे सीखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ से आपका मोल शुरू होगा। मोल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज मोल। उसके बाद वी विल बिगिन विद द सम अदर फंडामेंटल टॉपिक लाइक concept of atomic mass या molecular mass, ठीक है। इसके अंदर अपन छोटे छोटे से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज एएमयू, जो आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास या एवरेज एटॉमिक या एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी करेंगे, पर वो यहाँ की जगह बाद में थोड़े कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है परसेंटेज या इसके बाद वी विल गो विद द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर या नहीं सॉरी वी विल गो विद द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, then we'll be writing we'll be dealing with the density part, then we will be dealing with the empirical and molecular formula, empirical and molecular formula। इसी के अंदर अपन लोग रिलेशन देखेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी वैसे आपने पहले ही पढ़ी है, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट टू कुछ टर्म आएंगे, वेपर डेंसिटी आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, उन सबको अपने को समझना है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये सब इसके अंदर कवर अप करेंगे जो अपनी केमिस्ट्री से जुड़ा है। फिर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उससे इससे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब डिटेल्ड है। यहाँ पर बस मैं एक ओवरव्यू बड़े बड़े हेडिंग्स का दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है। इसके बाद we will be beginning with the average atomic mass या average molecular mass। अगेन इससे बहुत सवाल आए हैं इस टॉपिक से, छोटे छोटे से सवाल, और खासकर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल फिजिकल केमिस्ट्री के गैसेस स्टेट चैप्टर में होगा, जो अपने बड़े काम का है ना भाई। अगला है आपका प्रॉब्लम्स ऑन मोल। यहां से आपके रियल जो है प्रॉब्लम्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, सवाल जो हैं जिनसे हर साल सवाल पूछे ही जाते हैं, वो शुरू हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इस पे अपने को खूब सारे फॉर्मूले मिलेंगे नए यहाँ पर, और उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। Then we will be dealing with the stoichiometry and stoichiometric calculation, stoichiometric calculation या बेसिकली हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। अगेन इससे बहुत सवाल आए। इसके बाद अपना आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये जो भी चीजें कर रहे हैं ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में पूछी जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, देखिए ये जितने टॉपिक्स कर रहा हूं ये सारे टॉपिक के 11 नंबर इज कवर्ड इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल 1 जिसको हम लोग कह रहे हैं उसमें कवर अप होंगे, पर इसमें से कुछ चीजें शुरू होंगी, कुछ टॉपिक्स आएंगे जो रिडॉक्स को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जब हम लोग नंबर 12 पे आएंगे तो अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी उठा के यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, यानी दोनों चैप्टर मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, और दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जरा बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग करने जा रहे हैं। पहला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
ये 3 टॉपिक्स से बहुत सवाल बनने हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत इजी सवाल बनते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे बेस है। जो कंसंट्रेशन टर्म जिन पे अपना मेजर फोकस होगा वो है परसेंट W बाई W, परसेंट W बाई V, परसेंट V बाई V, then we have molarity, then we have normality। और जैसे ही हम लोग नॉर्मेलिटी शुरू करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसको कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये आपका कॉन्सेप्ट वैसे तो इसमें ही है, नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी उतना ज्यादा मेंशन नहीं, पर अपने सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जरिया और नीट के लिए। नॉर्मेलिटी जो है उसमें जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आएगा इसको समझने के लिए मुझे रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट उठाने पड़ेंगे। तो बेसिकली यहां से जब ये चैप्टर ये बात यहां शुरू करेंगे तो अपना ये चैप्टर भी शुरू हो चुका होगा, इसके कॉन्सेप्ट इसमें आने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा मोलैलिटी, देन वी हैव मोल फ्रैक्शन, फिर आएंगे पीपीएम, पीपीवी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। कुछ चीजें आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी और ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी हिस्सा वहां पर आ गया होगा। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हुए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और है, हम क्या है स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जरा देखना है ना, वो भी बड़ा काम किया है। तो इसको मैं लिख रहा हूं सम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये इसी का पार्ट है, सम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म। स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है किसी एक पर्टिकुलर केमिकल के लिए डिफाइन करेंगे। जैसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज एप्लीकेबल फॉर H2O2 ओनली, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं, इसलिए स्पेशल वर्ड ले लिया। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ ओलियम H2SO7 जिसको कहते हैं उसके लिए ही वैलिड है, बाकी किसी के लिए ये टर्म यूज नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। जो आपने 12th में इसकी कुछ रिएक्शन पढ़ी होंगी ब्लीचिंग पाउडर की, CaOCl2, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर के लिए वैलिड है। और चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म या वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। तो ये कुछ चीजें अपन लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कवर अप करेंगे। 13 टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ, अभी तक जो ये पढ़ के आ रहा था एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास, इनको कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, उससे जुड़े सवाल बनते हैं। तो अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मॉलिक्यूलर मास, इनके डिटरमाइन करने के अलग अलग कई सारे मेथड्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। और आखिरी पार्ट करेंगे वो होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे छोटे छोटे से वर्ड हैं क्योंकि जब हम कोई केमिस्ट्री में केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हाउ प्रिसाइज इज आवर रीडिंग, हाउ एक्यूरेट इज आवर रीडिंग, इन सब के मतलब अपने को समझने हैं। डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट को समझेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें अपने को इसमें कवर अप करनी है। ये ब्रॉडली मैंने पूरे मोल कॉन्सेप्ट को 14 टॉपिक में डिवाइड करा है। यहाँ पर जब पढ़ूंगा तो तमाम और अंदर टॉपिक है जैसे टाइट्रेशन वगैरह सब इसी में कवर हो जाएगा, है ना। इनके अंदर फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर अप अपने को करने हैं और ये एक एक करके विल बिगिन। हर टॉपिक के बाद आपको जो है
ये डीपीपी मिलेगी जो लिटरली 10 सवालों की होगी। तो अगर 14 टॉपिक है तो विल बी गेटिंग अराउंड 140 टू 150 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो आप करेंगे, और उसके अलावा आपको बाकी और प्रॉब्लम्स मिलेंगी करने को। सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पहला टॉपिक अपने चैप्टर का शुरू कर रहे हैं जो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक को हम लोग थोड़ा जल्दी कवर अप करेंगे, वो ऑलरेडी क्लास 9 में कवर हुआ है। मैटर वो पर्टिकुलर चीज होती है व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस वॉल्यूम है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर, है ना, व्हिच कैन आल्सो बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, है ना, ऐसी चीज जिसको हम अपने सेंसेस के जरिए परसीव कर सकें, तो वो सारा क्या कहलाता है, मैटर। तो मैटर को जो क्लासिफाई करा गया है, इस मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, या तो मैं उसका एक फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, या मैं उसका एक केमिकल क्लासिफिकेशन कर दूं। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारा मैटर तीन तरह से क्लासिफाई हो सकता है। Either matter can be ever solid, या it can be liquid, या फिर it can be gas। सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और इनफैक्ट सॉलिड स्टेट भी अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 में आ गया है, लिक्विड स्टेट भी क्लास 11 में है, थोड़ा सा डिटेल नहीं, थोड़ा सा है, और गैसेस स्टेट का तो चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में है ना, गैसेस स्टेट भी है। सो ये आपके तीनों चैप्टर्स हैं, तीनों को अपने को पढ़ना भी है इन डिटेल एनालिसिस इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड या गैस। सॉलिड को हम लोग कहते हैं एक ऐसी चीज, ऐसा मैटर जिसका अपना डेफिनेट शेप हो या डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, सॉलिड। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम but no definite shape, but no proper या definite shape, है ना। अगर मैं गैस की बात करूं तो ये वो मैटर का पार्ट है जिसका नीदर कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये आपका गैस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, और बहुत सी प्रॉपर्टीज और भी हैं, पर उतना डिटेल अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। रिस्पेक्टिव चैप्टर आएंगे जब गैसेस स्टेट, तब इनके बारे में देखेंगे, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बाकी और पार्ट भी है, वो वी विल सी लेटर ऑन। अभी तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ओवरव्यू। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे मैटर को दो तरह से डिवाइड करा गया है। वन इज प्योर सब्सटेंस, अनदर इज मिक्सचर। दूसरा क्लासिफिकेशन मैटर का है कि उसको मैं मिक्सचर कह सकता हूं, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, एक ही तरह का सब्सटेंस हो, वो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। एक से ज्यादा तरह का अगर सब्सटेंस आ रहा है उसको हम क्या कह देंगे, मिक्सचर, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक से ज्यादा टाइप का अगर सब्सटेंस है तो उसको मैं क्या कह देता हूं, मिक्सचर कह दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो प्योर सब्सटेंस है इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, या तो इनको हम कह दें कि भाई ये हमारे एलिमेंट हैं, या ये हमारे कंपाउंड हैं। अब एलिमेंट या कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट में क्या होगा कि एक ही तरह का एटम होगा। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होंगे which contain only one type of atom, so लिखेंगे they consist of, elements are those pure substances which consist of one type of
एलिमेंट, एक ही तरह का एलिमेंट उसमें होगा। कंपाउंड वो होंगे, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होंगे जिनमें एक से ज्यादा तरह के एटम होंगे। तो मैं लिखूंगा कि these are those pure substances which consist of more than one type of atom, एक से ज्यादा तरह का एटम उसके अंदर होगा। अब एलिमेंट को फर्दर तीन तरह से डिवाइड करा जा सकता है। या तो मैं उसको कह सकता हूं दे में भी मेटल एलिमेंट या नॉन मेटल एलिमेंट, या फिर मैं उसको कह सकता हूं मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हो, बाकी डिटेल में लेटर ऑन। अभी तो बस ये कह देते हैं कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखे, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी करें। आपने तो वैसे दूसरी डेफिनेशन ही पढ़ी होगी। मेटल वो होते हैं जो शाइनी होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट शाइनी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दिस। बट अभी हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करें, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, और मेटलॉइड वो होंगे जो नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, राइट। सो हम लोग यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, platinum, so many examples are there, iridium, so many metals are there. Non-metal like carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, fluorine, bromine, iodine. मेटलाइट ऐसे हैं जैसे सिलिकन हुआ, आर्सेनिक हुआ, टेल्यूरियम हुआ, है ना, एंटीमनी हुआ, तो ये सब आपके मेटलाइट वाले एलिमेंट होंगे। कंपाउंड एक से ज्यादा तरह के हो सकते हैं। मान लो HCl है, तो देखो यहाँ H भी है और Cl भी है, तो ये आपका, या H2SO4 ले लो, यहाँ हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। सो एक से ज्यादा तरह के एटम अगर आ रहे हैं तो उनका क्या कह दोगे, कंपाउंड। या SO2 ले लिया, SO या से CO2 ले लिया, तो ये सब आप में अलग अलग तरह के आपके कंपाउंड आ जाए। अगर हम मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर को भी आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो आप कहोगे कि होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर आप बोल दोगे कि अनदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो तरह से हो सकते हैं आपके, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं अभी कि मान लो एक टेस्ट ट्यूब ली और मैंने उसमें क्या करा कि टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी लिया और थोड़ा सा से NaCl मिला दिया, यानी NaCl प्लस वाटर को मिक्स करा है। तो देखो ये डिफाइन कैसे करा है, दो तरह के सब्सटेंस है, एक से ज्यादा है, यानी कि NaCl और H2O मिला दिया तो मिक्सचर हो गया। अब ये होमोजीनियस का मतलब होमो का वर्ड होता है सेम, यानी वो सेम होगा। तो अब जब NaCl और H2O मिलाते हैं, पहले तो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों डिफरेंट लगेंगे, ये लिक्विड होगा ये सॉलिड होगा, दोनों को मिला देंगे तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। और मिलाने के बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन NaCl और कौन H2O है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहेंगे, इनमें जिनमें NaCl यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मैं बोलूंगा होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स व्हिच कंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ all the substances present in the mixture। जो भी मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस है, दो या दो से ज्यादा, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, they will have uniformly या they will be uniformly distributed। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड या वाटर मिलाया, तो मैं यहाँ से एक सैंपल पानी इस सॉल्यूशन का उठाऊं, तो जितना सॉल्टी वो होगा सैंपल यहाँ से उठाने वाला, उतना ही सैंपल अगर मैं बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब से निकालूं तो भी वो भी उतना ही सॉल्टी होगा। इसका मतलब क्या है कि NaCl has been dissolved in a uniform way throughout the entire water liquid। वाटर लिक्विड में पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और एक बार ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन NaCl और कौन H2O है। इस तरह के सिस्टम सिंगल फेज भी होते हैं, यानी दे कंटेन ओनली वन फेज, एक ही तरह का फेज होगा। अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस की, मान लो आपने एग्जांपल लिया सैंड एंड वाटर, लेट अस गो विद सैंड, ये वाटर था आपका और इसमें आपने मिक्स करा कुछ सैंड। जैसे ही सैंड मिक्स करोगे तो सैंड तो नीचे सेटल हो जाएगी, यहाँ पर पानी ऊपर रहेगा। तो क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, क्योंकि ऊपर पानी है नीचे सैंड है,
तो अगर ऊपर से आपने सैंपल उठाया तो आपको सिर्फ पानी मिलेगा, सैंड नहीं मिलेगी। सैंड की डेंसिटी ज्यादा हो तो नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाएगी, और जबकि सैंड क्या होगी, वो नीचे आ जाएगी। यानी नीचे से सैंपल उठाओगे तो सैंड ज्यादा होगी, पानी कम होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। और दूसरा, एक से ज्यादा फेज होगी। देखो सैंड और वाटर के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, यानी यहाँ फेज अलग अलग हो गई, यानी दे हैव मोर देन वन फेज, दे हैव मोर देन वन फेज। आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, ऑयल प्लस वाटर इसी का हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, आप शुगर प्लस वाटर ले सकते हो, है ना, या आप अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हो। सब के सब होमोजेनियस मिक्सचर है, ये आपके हेटेरोजेनियस है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, जो मैटर है उसको अपन क्लासिफाई इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये वो पार्ट है जो हम लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब हम लोग आगे कवर करेंगे, वो है एक छोटा सा वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, जो आपने पहले भी पढ़ के रखा है। इसी मैटर में वाले पार्ट में ही एक छोटा सा एक टर्म आ रहा है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल, उसको भी डिफाइन करते हैं। देखो भी एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल को कह सकते हैं कि ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ऑफ एटम, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम और compound which is stable and have independent existence and have independent existence। देखो इस बार इसको से देखते हैं। एक तो ये सबसे छोटा पार्ट होगा, या तो किसी एटम का होगा या किसी कंपाउंड का होगा, जो स्टेबल होना चाहिए और इसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो, यानी उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ये O एटम के फॉर्म में होता है। अब ये जो O एटम है, ये अगर मैं ऑक्सीजन का सैंपल कलेक्ट करूं तो उसमें ऑक्सीजन O की तरह नहीं रहेगा, इट विल एग्जिस्ट लाइक O2, यानी ऑक्सीजन एटम इज अनस्टेबल, दिस इज नॉट अनस्टेबल, ये अकेला नहीं रहता, ये तुरंत किसी और से कंबाइन करके एक और O के साथ कंबाइन करके O2 बनेगा। यानी ऑक्सीजन जो होगा आपका एलिमेंट है, उसमें उसका स्टेबल फॉर्म जो है वो O2 है ना, यानी दिस फॉर्म हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग इनहेल भी करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका है? ऑक्सीजन का है। इसका मतलब हमारा O तो एटम है, पर O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल है। जैसे मैं बात करूं एक नोबल गैस की, जिसको कहते हैं हीलियम, हीलियम यानी कि He। अब अगर He का सैंपल कलेक्ट करूं, अभी He ये तो एटम है, ठीक है, पर अगर मैं He को लिखूं या उसका सैंपल कलेक्ट करूं तो वो यही रहता है, He2 नहीं होता। He इज नेवर एग्जिस्टेड He2, ये ऐसे नहीं मिलता है, ये हमेशा कैसे मिलता है? He के फॉर्म में। यानी He जो एटम है वो स्टेबल है He के फॉर्म में, और इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है, यानी ये स्टेबल भी है और साथ में इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। तो ये जो है आपका मॉलिक्यूल भी है और एटम भी है। कई बार एटम और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जैसे हीलियम को आप एटम भी कह सकते हो, हीलियम को आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, तो इसका स्टेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, तो अच्छा, ये किसी एटम का सबसे छोटा पार्ट हो सकता है, किसी कंपाउंड का भी सबसे छोटा पार्ट हो सकता है। जैसे मैं बात करूं HCl, तो HCl का ये क्या है? बेसिकली ये कंपाउंड है और ये स्टेबल भी है खुद में, और इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। तो अगर इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और स्टेबल है तो ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब कि किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट
जो स्टेबल और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। किसी एटम का सबसे छोटा पार्ट जो स्टेबल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो उसको भी क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आगे बढ़ने के पहले मॉलिक्यूल को देखते हैं, थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल को अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखना, मॉलिक्यूल को आप दो तरह से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे लिखता हूं कि मॉलिक्यूल जो है ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, आप मॉलिक्यूल को दो तरह से कह सकते हो, या तो आपका मॉलिक्यूल होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो जाएगा, या आपका मॉलिक्यूल हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या मतलब है इसका, देखो होमो का तो मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम न्यूक्लियस हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया O2 Cl2, जैसे N2, यहां पर जो है आपके जो ऑक्सीजन है वो दो ऑक्सीजन के एटम से मिली, यानी दोनों के न्यूक्लियस हैं सेम है। तो यहाँ पर एक वर्ड जस्ट ए वर्ड है ना, होमो न्यूक्लियर, यानी दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से मिलके बने, दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियस से मिलके बने, यानी दोनों नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से मिलके, दे आर सेम न्यूक्लियस, सो दे आर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे ले लिया आपने से CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या से HCl, या मान लो से SO2। तो यहाँ देखो एक न्यूक्लियस कार्बन का, दूसरा किसका है, ऑक्सीजन का है, यानी दोनों डिफरेंट न्यूक्लियस हो गए किसी एटम के, सो दे आर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। या H और Cl, या सल्फर या ऑक्सीजन, दे आर डिफरेंट। या इवन आप और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ले सकते हो, से H2SO4, यहाँ तीन डिफरेंट न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी, तो ये आपके क्या हो गया, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एक तो क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल का ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक और तरह से एटम को क्लासिफाई करा जाता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटमिसिटी। दैट इज अनदर क्लासिफिकेशन, लेट अस सी व्हाट इज दैट। एक और क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटमिसिटी, ऑन बेसिस ऑफ एटमिसिटी, ठीक है भाई, ये क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन को देखने के पहले हम लोग दो टर्म पे फोकस करेंगे। एक टर्म है एटमिसिटी और दूसरा टर्म है मॉलिक्यूलैरिटी। देखो व्हाट इज एटमिसिटी? एटमिसिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम present, total number of atom of a particular atom, of a particular atom present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में किसी एक तरह के एटम के कितनी संख्या है उसको कहते हैं एटमिसिटी। पहले मैं दोनों ही डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर एग्जांपल देके इसको क्लैरिफाई करता हूं कि कैसे क्या मतलब है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखो भाई पहले तो ध्यान दो, यहां पर बढ़ा है टोटल नंबर ऑफ एटम किसके, किसी एक पर्टिकुलर एटम और एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और ये हो गया आपकी एटमिसिटी। यहां पर भी आ रहा है टोटल नंबर, पर किसके, सारे एटम्स के, किसमें, एक मॉलिक्यूल के अंदर।
जैसे एग्जांपल के तौर पे अब ये क्लियर करेगा बात को, मैंने लिया K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम सीखते जाएंगे क्योंकि वही एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे जो अपने इस चैप्टर में खूब यूटिलाइज होंगे, बड़ा यूटिलाइज होता है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट पोटेशियम। देखो अगर मैं यहाँ बात करूं, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पोटेशियम कितने हैं, देखो जो नीचे लिखा होता है वो उसकी संख्या बताता है उस एटम की। तो यहाँ पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7। तो मैं बोलूंगा पोटेशियम के यहाँ 2 एटम है, क्रोमियम के यहाँ 2 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ 7 एटम है। तो ये इसकी एटमिसिटी होगी। वापस डेफिनेशन पे जाओ, एटमिसिटी क्या कह रही है, ये किसी पर्टिकुलर एटम के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी टोटल संख्या उसकी एटमिसिटी है। तो K2Cr2O7 में पोटेशियम एटम के 2 एटम है, पोटेशियम के 2 एटम है, तो उसकी किसकी एटमिसिटी होगी, पोटेशियम की एटमिसिटी क्या है, तो क्रोमियम के 2 है, क्रोमियम की एटमिसिटी क्या है, तो ऑक्सीजन 7 है, तो ऑक्सीजन की एटमिसिटी क्या होगी, 7। अब आते हैं मॉलिक्यूलैरिटी पे। अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं तो मॉलिक्यूलैरिटी है एक दिए हुए मॉलिक्यूल में सारे एटम के टोटल संख्या कितनी, वो मॉलिक्यूलैरिटी है। यानी मैं अगर पोटेशियम के 2, क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के साथ जोड़ूं तो 11 इसकी वैल्यू आ रही है, तो 11 इज द मॉलिक्यूलैरिटी। दोनों टर्म बड़े काम के हैं। क्लियर हुआ मॉलिक्यूलैरिटी या एटमिसिटी। मान लो लिया है एक और एग्जांपल, ग्लूकोज C6H6O6। जब मैं यहां बात करूं, यहां हमारे पास कौन कौन एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन की एटमिसिटी कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि 6 एटम है उसके, ठीक है। यहाँ जो भी संख्या लिखी थी उसकी संख्या है। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 12 एटम, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 एटम। तो ये इनकी एटमिसिटी होगी। और अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 6 + 12 + 6 = 24। ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। तो अभी मॉलिक्यूलरिटी और एटमिसिटी होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब इस एटमिसिटी के आधार पे हम लोग मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एक बात और है कि एटमिसिटी इज डिफाइंड फॉर ए मॉलिक्यूल, इज डिफाइंड फॉर एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना, एटमिसिटी किसके लिए डिफाइन है, इट इज डिफाइंड फॉर एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये किसी एक एटम के लिए डिफाइन होती है, सारे एटम के लिए डिफाइन नहीं है। इट इज डिफाइंड फॉर एन एटम, ये बात ध्यान रखनी है, इन ए मॉलिक्यूल। जबकि मॉलिक्यूलरिटी सारे एटम की संख्या बताती है किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। अब इसके आधार पे हम लोग मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। एटमिसिटी के आधार पे मॉलिक्यूल को हम लोग या तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कह देंगे। ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, या तो मैं इनको डाई एटमिक मॉलिक्यूल कहूंगा। ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। यानी यहां पर जो है मोनोएटमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलरिटी 1, यानी टोटल एटम कितने होंगे, 1। यहां पर डाई एटमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2। यहां मैं कह सकता हूं ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। यहां मैं बोलूंगा से पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, जिनको हम लेटेस्ट से की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा मान लेते हैं, ठीक है।
जरा पहले मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था, जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, हीलियम या नियॉन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, है ना, या बीच में लेट अस से आर्गन, देन वी हैव क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन, ये रेडन वगैरह ना। सो ये जो आपकी नोबल गैसेस हैं, ऑल दीज नोबल गैसेस, इनके एटम और मॉलिक्यूल सेम होते हैं। These are their atom and they are also their molecule। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, कई ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका एटम और मॉलिक्यूल सेम होगा, क्योंकि हीलियम हमेशा He के फॉर्म में रहता है, नियॉन भी He के फॉर्म में रहता है, आर्गन भी Ar के फॉर्म में रहता है, Kr मिलेगा Kr के फॉर्म में, और ज़ीनॉन मिलेगा Xc के फॉर्म में। कभी भी हीलियम 2 या नियॉन 2 जैसी चीजें नहीं मिलती। यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। यानी all your noble gases will be the example of this monoatomic molecule। अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसको हम लोग फर्दर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जा सकता है। जैसे मान लो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, एग्जांपल्स हो गए O2, N2, Cl2, Br2, F2, तमाम एग्जांपल है। तो ये देखो, एक तो इनकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है, टोटल एटम ही 2 है। और मैं बोलूं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया इसके ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन में ब्रोमीन की एटमिसिटी कितनी है? ब्रोमीन कितनी है? 2 है। तो ब्रोमीन की एटमिसिटी भी 2 है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल भी कितने हैं? 2 है। यानी यहां पर मॉलिक्यूलरिटी और एटमिसिटी दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। यानी कोई भी अगर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हो या इवन ट्राई या पॉलीएटमिक भी हो, कोई भी होमोन्यूक्लियर अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी एटमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो ये सारे डायटोमिक हैं। अगर मैं इसी में बात करूं हेट्रो की, तो मान लो एग्जांपल ले लिया से HCl या HBr या CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, HF, HI, तो यहां पर देखो हेट्रो हो गई है, देखो हेट्रोन्यूक्लियर पर डायटोमिक है, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, 2 ही एटम है। देखिए यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन फ्लोरीन 1, हाइड्रोजन आयोडीन 1, यानी ये डायटोमिक है। और ये हेट्रो भी है, कोई 2 डिफरेंट है। इस केस में एटमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी विल बी डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करूं ट्राइएटोमिक की, इनको भी हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट अस से होमो न्यूक्लियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, या इनको मैं कह दूं हेट्रो न्यूक्लियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल हैं जैसे O3, ओजोन, ठीक है, ओजोन इट्स वेरी कॉमन। एटमिसिटी ऑक्सीजन के लिए क्या बोलूंगा मैं कि भाई 3 है यार इसकी एटमिसिटी, और टोटल एटम भी इसमें कितने हैं? 3 है, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है। तो कोई भी होमोन्यूक्लियर अगर है तो उसकी एटमिसिटी मॉलिक्यूलरिटी हमेशा बराबर होगी। दूसरे एग्जांपल लेता हूं, फॉर इंस्टेंस हेट्रो की बात करूं, CO2, H2O या से SO2, ऐसे तमाम एग्जांपल पॉसिबल हैं। तो इन सब में देखिए टोटल एटम कितने हैं? 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3, 1 ऑक्सीजन 2 3, 2 और 1 3, तो इन सब की मॉलिक्यूलरिटी 3 है, ये हेट्रोएटॉमिक है। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक को भी हम 2 तरह से कह सकते हैं, इधर दे विल बी होमो या दे विल बी हेट्रो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, होमो का मतलब है कि फॉर इंस्टेंस होमो, जितने ज्यादा आप मॉलिक्यूलरिटी बढ़ाते जाओगे एग्जांपल्स कम होने लगेंगे, बहुत कम है। जैसे एक एग्जांपल होता है P4, S6, S8, और जबकि यहाँ तो आप हेट्रो में तो तमाम एग्जांपल बना सकते हो, से NH3,
H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, so many examples are there. K2Cr2O7 लिया था, ये सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, या C6H12O6 लिया था, तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यहाँ देखिए एटॉमिसिटी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रही है, सेम। तो ये हो जाते हैं आपके मॉलिक्यूल, उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो यहाँ में दो बातें ध्यान रखिए जो थोड़ी देर पहले बोला था, और उसको नोट फाइंड करके लिख भी ले रहे हैं। पहला नोट पॉइंट अपने को क्या ध्यान रखना है, फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी and molecularity are same, यानी दोनों बराबर होती है, आर इक्वल, सेम या इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर हेट्रोन्यूक्लियर molecule atomicity and molecularity are different, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट टाइप सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले क्या करते हैं, एक दो सवाल है, लेट अस बिगिन विद सर्टेन क्वेश्चन आंसर, छोटे से प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए कैलकुलेट एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड लेते हैं। लेटर से पहले लिया K3FeCN6, एक कंपाउंड ले लिया अमोनियम सल्फेट B, एक ले लिया CrNH3(6) Br3। एक एग्जांपल और लेते हैं, CuSO4.5H2। इन दोनों में एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई पहले जो इसमें डिफरेंट एटम कौन है वो लिख लें। तो पोटेशियम हमारे पास है, आयरन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। देखो ब्रैकेट के बाहर इसके नीचे 3 लिखा है, तो पोटेशियम लिखते हुए 3, ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई। आयरन ब्रैकेट के इधर होल 6 है, तो ये 6 का मतलब इस ब्रैकेट से लेना देना। आयरन कुछ नहीं है, मैं यहाँ क्या मान लूंगा 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा दैट मींस इट इज 1, यानी आयरन की एटॉमिसिटी क्या होगी 1। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये 6 कार्बन से मल्टीपल होगा और 6 नाइट्रोजन से। तो कितने कार्बन हो गए 6, और नाइट्रोजन भी क्या हो गए 6। तो ये तो इनकी एटॉमिसिटी हो गई। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, इन सब का समेशन, ऑल द एटम को सम करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। सो ये हो जाएगा 12, 3, 15, 1, 16। ये इसकी क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी।
क्लियर? जैसे मान लो अगला एग्जांपल लेते हैं, तो पहले एटॉमिसिटी के लिए देख लो भाई कौन कौन एटम है। हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। जरा देखते हैं इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितने हैं। अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 का मल्टीपल नाइट्रोजन से होगा, यानी नाइट्रोजन कितने हो गए 2, इसकी एटॉमिसिटी 2। ब्रैकेट हटाऊंगा तो 4 into 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन 8। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मैं मानूंगा सल्फर 1 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन के नीचे 4, तो ऑक्सीजन क्या हो गया 4। अगर मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करूं, मॉलिक्युलरिटी इन सबका समेशन हो जाएगा 2 + 8 + 1 + 4, यानी ये क्या हो जाएगी 15। ये इसकी क्या होगी मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, जैसे बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, पहले यहाँ डिफरेंट एटम कौन कौन है उसको लिख लें। क्रोमियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और Br का मतलब ब्रोमीन है। देखो ये Br के नीचे लिखा है तो Br कितने हो गए 3। ब्रैकेट के अंदर कोई यहाँ संख्या तो लिखी नहीं, तो यहाँ तो 1 ही माना जाएगा। तो 1 का मल्टीपल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब क्रोमियम के इधर ये ब्रैकेट लगा, यानी 6 का सिर्फ इससे लेना देना है, क्रोमियम से कोई लेना देना नहीं। तो क्रोमियम के नीचे क्या मान लेंगे 1, तो क्रोमियम हो गया 1। नाइट्रोजन अगर खोलेंगे ब्रैकेट तो नाइट्रोजन 6 हो जाएंगी और हाइड्रोजन 3 into 6 18। जो बेसिक मैथ्स में ब्रैकेट ओपन करने का रूल है वही यहाँ भी लगेगा, कुछ स्पेशल नहीं, क्या बड़ा ब्रैकेट लगा हो या छोटा ब्रैकेट। इस तरह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे आगे तो सीखेंगे। मॉलिक्युलरिटी की अगर बात करें तो मॉलिक्युलरिटी टोटल एटम हो जाएंगे 1 + 6 + 18 + 3, सो ये 6 3 9 10, यानी ये कितना हो जाएगा 28, है ना। इसी तरह अगर मैं अगले एटम की बात करूं, कॉपर सल्फेट है जो कि, तो यहाँ पे अलग अलग एटम कौन है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कितने कॉपर है, देखो कॉपर तो एक ही है तो 1, इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया 1। सल्फर भी एक है। हाइड्रोजन को देखो, पहले ऑक्सीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन से भी 5 का मल्टीपल हो रहा है और ऑक्सीजन से भी हो रहा है, यानी 5 ऑक्सीजन और 4 ये, तो ऑक्सीजन कितनी होगी 9 और हाइड्रोजन 2 थी, 5 × 2 = 10। ये हो गई इसकी एटॉमिसिटी। अगर मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो टोटल एटम की संख्या हो जाएगी, सो हो जाएगा से 1 + 1 + 9 + 10, यानी ये कितना हो जाएगा 21। तो ये मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। तो फिर मॉलिक्युलरिटी और एटॉमिसिटी के कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर। आगे मोल कॉन्सेप्ट में दोनों टर्म आएंगे, फॉर्मूले में यूज होंगे, तब आपने को ध्यान रखना है। इन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ 8 या 10 सवालों की छोटी सी डीपीपी आपको दी है, जो आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा।